नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो अब तक हम सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं थर्ड चैप्टर को। तो आप एक बार इस टाइमलाइन को देखें दोबारा। हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी के जो बीच का टाइम है, इस टाइम पर क्या हुआ। तो इस टाइम पर हमने शुरू में पढ़ा कि राजा वगैरह कैसे बने थे। सेकंड चैप्टर में ये सब कवर किया। अब जो थर्ड चैप्टर है, हमें इसी टाइम का समाज पढ़ना है कि इस टाइम पर समाज में क्या कुछ चल रहा था। और जैसे अगला हमारा फोर्थ चैप्टर आएगा, उसमें भी हमें इसी टाइम पे 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी के टाइम पे जो नए नए धर्म उभर कर आए, जिसमें कि जैन और बौद्ध धर्म है, वो पढ़ना है। तो हमारा सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर, तीनों ही चैप्टर्स में हमें 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी के बीच में जो कुछ भी हुआ है वो सारी बातें पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड चैप्टर। सबसे पहले वही टाइम है 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी का। इस समय के हमें समाज के बारे में पढ़ना है। तो समाज के बारे में पढ़ने के लिए हमें महाभारत को समझना होगा। क्यों? क्योंकि महाभारत एक ऐसी बुक है जिसके अंदर हमें इस टाइम के समाज के बारे में बहुत सारी बातें पता चलती हैं। हमें वहाँ पे पता चलता है कि किस तरीके से शासन व्यवस्था थी, कैसे भाई भाई का रिश्ता था, कैसे उस टाइम पे औरतों की स्थिति थी। ये सारी बातें हमें महाभारत को पढ़ने से पता चलती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं महाभारत की ही। महाभारत क्या है? महाभारत एक गतिशील महाकाव्य है जिसमें कि कौरवों और पांडवों के बीच जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में बताया गया है। तो महाभारत के बारे में आप सब ने सुना होगा। अधिकतर आप में से लगभग सभी ने महाभारत को देखा भी होगा और कौरव और पांडवों का आपको पता भी होगा। तो महाभारत के बारे में सबसे पहले क्वेश्चन हमारे यहीं से आते हैं कि महाभारत क्या है, कब लिखी गई। तो सबसे पहले आप यही बताओगे कि महाभारत एक गतिशील महाकाव्य है जिसमें कि कौरव और पांडवों की लड़ाई का चित्रण है। अब बात करते हैं सबसे पहले कि इसे लिखा किसने। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि महाभारत को किसने लिखा है, कब लिखा है, क्या इसे लिखने वाला एक ही आदमी था या बहुत सारे आदमियों ने इसे मिलकर लिखा है। तो सबसे पहली बात, महाभारत जब शुरू वाली थी, बिल्कुल जब इसे लिखा गया था, इसमें केवल 8800 श्लोक थे। कितने? 8800, 8800। तो 8800 श्लोक थे इसमें। अब अगर हम इस महाभारत को उठाएंगे तो इसमें हमें 1,00,000 श्लोक मिलते हैं। तो इतना सारा डिफरेंस कहाँ से आया? इतने साल बीत गए तो बहुत सारे चेंजेस हुए। तो एक बात तो हमें पता चली कि एक टाइम पर नहीं लिखी गई है, इसे बहुत सारे आदमियों ने लिखा है और एक बड़े ही लंबे टाइम इंटरवल के दौरान लिखा है। तो सबसे पहली बात है, शुरू में 8800 श्लोक थे, अब इसमें 1,00,000 हो गए। तो ये चेंज कैसे हुआ? दूसरी बात, महाभारत को लिखने का जो टाइम है वो है लगभग 1000 साल का। इसे 1000 साल के अंदर लिखा गया है। तो आप खुद बताओ, क्या कोई एक आदमी 1000 साल तक जीवित रह सकता है? तो क्या ये एक आदमी का कार्यकाल हो सकता है? नहीं। तो दूसरी बात ये प्रूव करती है कि महाभारत को लिखने वाला कोई एक आदमी नहीं था। तो दो बातें अब तक हमने पढ़ी। पहली, शुरू में इसमें 8800 श्लोक थे, अब इसमें 1,00,000 हो गए। दूसरी बात हमने पढ़ी कि इसे लिखने वाला जो टाइम पीरियड है वो है 1000 साल का, जो किसी भी तरीके से एक आदमी का जीवन काल नहीं हो सकता। अब इसका जो मेन लेखक है वो माना जाता है भाट सारथी को। भाट सारथी का निकनेम जो है, उन्हें सूत भी कहा जाता है। तो भाट सारथी जो हैं वो क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध भूमि में जाते थे और जैसा वो देखते थे वैसा का वैसा उन्होंने अपनी बुक में लिखा है। तो इतिहासकार ये मानते हैं कि जो ये महाभारत लड़ी गई है, इसके दौरान जो भाट सारथी हैं वो लड़ाई में साथ में गए थे और उन्होंने लिखा है। तो मेन कंटेंट जो है महाभारत का, जो हम देखते हैं कि 18 दिन तक युद्ध हुआ था कौरवों और पांडवों में, तो वो किसने लिखा है? वो लिखा है भाट सारथी ने। अब 3 बात हमने पढ़ ली, 8800 श्लोक, 1000 साल का इसका टाइम पीरियड। तीसरी है इसका मूल कथा का लेखक, वो कौन है? भाट सारथी। अब चौथा आदमी जो जिसने इसको लिखा है वो है ऋषि वेदव्यास। अब जो मेन कथा तो हमने पढ़ा कि भाट सारथी ने लिखी, पर जो महाभारत को अच्छे तरीके से और पूरा जो किया वो किया ऋषि वेदव्यास ने। तो अब तक हमारी 4 बातें हुई। पहले 8800 श्लोक, 1000 साल का टाइम, तीसरा मूल कथा के लेखक भाट सारथी हुए। अब आए मुख्य लेखक, सबसे कौन हुए? वेदव्यास। उसके बाद क्या क्या चेंजेस हुए महाभारत में?
उसके बाद जैसे जैसे ये टाइम बीतता गया, अलग अलग राजा आते गए, तो जिस जिस राजा के पास ये पहुंचती गई उन्होंने कुछ ना कुछ इसमें फेरबदल करते रहे, वो करते रहे। तो ऐसे कर करके इसमें बहुत सारे चेंजेस आए। अब लगभग 200 ईस्वी पूर्व के आसपास इसमें क्या हुआ, जो हिंदुओं का प्रसिद्ध ग्रंथ है मनुस्मृति, उसके कुछ पार्ट इसमें जोड़ दिए गए। तो इसमें कुछ चेंज आया। उसके बाद एक चीज और क्या जोड़ी गई, वो जोड़ी गई श्री कृष्ण जी की कथा को। अब हम देखते हैं कि महाभारत की एक लड़ाई हुई थी, उसमें हमने शुरू से देखा है कि भगवान श्री कृष्ण को उसमें मुख्य हीरो के रूप में दिखाया है कि जो महाभारत के कर्ता धर्ता थे वो कौन थे, श्री कृष्ण थे। तो इतिहासकार ये मानते हैं कि जो श्री कृष्ण है उनके वाली जो स्टोरी है और जो उनके उपदेश थे भगवत गीता में, वो सारे इसमें बाद में जोड़े गए हैं। तो श्री कृष्ण की कहानियों का जुड़ना भी एक फेरबदल हुआ महाभारत में। तो अब तक हमने क्या क्या देखा कि सबसे पहले 8800 श्लोक थे, 1000 साल का इसका टाइम था। उसके बाद भाट सारथी ने इसे लिखा, उसके बाद ऋषि वेद व्यास ने इसे लिखा, उसके बाद 200 ईस्वी पूर्व के आसपास इसमें मनुस्मृति के कुछ पार्ट जोड़े गए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की कुछ इसमें कथाएं जोड़ी गई और उनको इसमें मेन हीरो के रूप में दिखाया। उसके बाद इसमें क्या हुआ, अब आधुनिक टाइम पे 1919 में एक आदमी थे वीएस सुक्तांकर और उनके बहुत सारे साथियों ने मिलकर एक पूरा बेड़ा उठाया कि मैं जो महाभारत है उसको इकट्ठी करके एक अच्छी लिखूंगा, पूरी को इकट्ठा करके उन्होंने एक ग्रंथ को तैयार करना चाहा। और जो हम महाभारत आज देखते हैं वो वही महाभारत है। तो वीएस सुक्तांकर ने 13,000 पृष्ठों में यानी 13,000 पेजेस की एक बुक बनाई पूरी, इन सभी चीज़ों को जोड़कर, और उसी बुक को नाम दिया गया महाभारत। और महाभारत को पूरा करने में वीएस सुक्तांकर को लग गए लगभग 47 साल। तो इस तरीके से उन्होंने अपना पूरा जीवन इसको बनाने में लगा दिया है, सिर्फ इकट्ठी करके संकलन करने में लगा दिया है। तो हमने अभी देखा कि महाभारत का कोई एक लेखक नहीं है, इसे लिखने वाले बहुत सारे लोग हैं और ना ही महाभारत एक काल की रचना है। अब हम अगर महाभारत को पढ़ते हैं तो हमें इसमें उस समाज के बारे में, भाई बंधुओं के कैसे रिश्ते थे, शादी विवाह के कैसे किस तरीके से पैटर्न थे, क्या नियम थे, ये सारी बातें पता चलती हैं और ये सारी हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाईचारे की कि महाभारत काल में भाईचारा कैसा था। तो सबसे पहली बात है कि भाइयों में बड़ा प्रेम होता था। हमने कौरवों के जो जितने भी कौरव थे 100 भाई, उनके अंदर बड़ा प्रेम था। और दूसरे जो पांडव थे वो पांचों भाई जो हैं उनके अंदर बड़ा प्रेम था। जो पांचों के पांचों पांडव हैं एक दूसरे की कोई भी बात नहीं टालते थे। पर हम एक और चीज़ यहाँ पर देखते हैं, वो है कि प्रेम था पर फिर भी राज्य की गद्दी के लिए इतनी बड़ी लड़ाई हुई और आपस में ही भाइयों का कत्ल हुआ। तो बिल्कुल उस टाइम पर भी आज की ही तरह आपस में लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। और ये जो भाईचारा है इसको महाभारत में दिखाया गया है कि भाईचारे को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया गया और आपस में दोनों भाइयों की लड़ाई हुई, एक तरफ कौरव और एक तरफ पांडव। जो पांडव हैं वो कौरवों के चचेरे भाई थे और ये सारे भाई आपस में इतने बुरे तरीके से लड़े और एक दूसरे का पूरा विनाश कर दिया इन्होंने। तो बंधुत्व की बात आती है पहली। हालांकि भाइयों के रिश्ते अच्छे थे पर फिर भी हमें क्या देखने को मिला, एक महाभारत जैसा युद्ध देखने को मिला। तो इस तरीके से आज की ही तरह संपत्ति को लेकर और औरत को लेकर भाइयों में झगड़े हो जाते थे। तो अब हमने पढ़ लिया भाईचारे के बारे में। अब हम पढ़ेंगे विवाह के बारे में कि किस तरीके के विवाह थे। तो महाभारत से ही सबसे पहला एग्जाम्पल आता है द्रौपदी का। तो जो द्रौपदी की शादी हुई है 5 पांडवों से, ये कैसा विवाह है? ये है बहुपति विवाह। क्यों? क्योंकि इसमें बहु का मतलब होता है बहुत सारे और पति आप सबको पता है हस्बैंड होता है। तो बहुपति यानी बहुत सारे पति, एक औरत और उसके बहुत सारे पति। तो पहला एग्जाम्पल हमें क्या मिला महाभारत में? बहुपति विवाह प्रथा भी होती थी। द्रौपदी का विवाह पांडवों के साथ। अब उस समाज में मेनली 4 तरीके के विवाह होते थे। पहला है अंतरजातीय विवाह, दूसरा है बहिर्जातीय विवाह, तीसरा है बहुपति और चौथा है बहुपत्नी। तो अंतरजाति का मतलब है एक ही गोत्र में, एक ही कुल में शादी होना। जैसे कि कोई ब्राह्मण है और ब्राह्मण के अंदर ही उसकी शादी हो जाए,
मान लो ब्राह्मण में भी सरनेम होते हैं, जैसे कि भारद्वाज सरनेम मान लो आप, तो अंतर्विवाह के अंदर क्या होगा, भारद्वाज की शादी भारद्वाज लड़की से ही हो जाएगी, तो ये होता है अंतर्विवाह। पर ये हमारे समाज में इतना मान्य नहीं था। ये जो है आज भी होता है कई कई जगह पर, कुछ कुछ जनजातियां हैं उनमें ये शादियां आज भी होती हैं, पर शुरू से ही इस विवाह को भारतीय ग्रंथों के अनुसार मान्यता नहीं दी गई है। तो पहला विवाह क्या है, अंतर्विवाह। एक ही जाति, एक ही कुल और एक ही गोत्र, तीनों चीजें बिल्कुल सेम, जाति भी एक, कुल भी एक और गोत्र भी एक, और इन तीनों चीजों में क्या होगा, अंदर ही विवाह हो जाएगा। दूसरा आता है हमारा बहिर्विवाह। इसमें क्या होगा, जाति एक होगी, कुल भी एक होगा, पर जो गोत्र है वो चेंज हो जाएगा। ये विवाह हमारे यहाँ पर आज भी होता है कि जाति तो एक ही ढूंढते हैं हमेशा, पर हम गोत्र सेम नहीं ढूंढते। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे ये माना जाता है कि अगर एक गोत्र होगा तो वो भाई बहन होंगे। तो इस तरीके से हम जो आज भी पैटर्न फॉलो कर रहे हैं वो हम करते हैं बहिर्विवाह। जाति एक, कुल एक, पर गोत्र अलग अलग। और अंतर्विवाह में क्या था, उसमें तीनों चीजें सेम थी, जाति भी, कुल भी और गोत्र भी। पर बहिर्विवाह में क्या हुआ, जाति और कुल सेम, पर जो गोत्र है वो चेंज होगा हमेशा। एक गोत्र के तो क्या हो जाएंगे, भाई बहन। तो दो विवाह हो गए, अंतर्विवाह, बहिर्विवाह। चौथा विवाह है हमारा बहुपति विवाह। बहुपति विवाह भी कुछ खास अच्छा नहीं है, पर ये कुछ मजबूरियों के कारण ये विवाह होते थे। बहुपति वही एक पत्नी और बहुत सारे उसके पति। उसके बाद है बहुपत्नी विवाह। बहुपत्नी विवाह भी अच्छा नहीं माना जाता, इसमें एक आदमी है और उसकी बहुत सारी पत्नियां हैं। तो इस तरीके से 4 प्रकार के विवाह हुए, अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, बहुपत्नी विवाह और बहुपति विवाह। और इन विवाहों के अलावा 8 प्रकार के और विवाह भी बताए गए हैं। उनके हमें सिर्फ एक बार नाम पढ़ लेने हैं कि अच्छे कौन से थे, बुरे कौन से थे। एक बार आप यहाँ पे देख लो क्या क्या नाम लिखे हुए हैं। देव, ब्रह्म, आर्ष, प्रजापत, गंधर्व, असुर, राक्षस, पिशाच। तो ऊपर के जो ये 4 विवाह हैं इनको तो माना गया है ठीक, अच्छा है ये विवाह, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जो ये 5th से शुरू होते हैं नीचे लास्ट तक, लास्ट के 3 के तो आप नाम देखकर भी बता दोगे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर थी इन शादियों में। असुर, राक्षस, पिशाच हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, अटपटे ही शादियां थी ये कुछ। तो शुरू के जो 4 हैं वो अच्छे माने जाते थे। और जो 5th है ये गंधर्व विवाह। गंधर्व का मतलब होता है लव मैरिज करना। तो उस टाइम पे भी हमें लव मैरिज के एग्जाम्पल मिलते हैं, वो गंधर्व विवाह है। उसके बाद नीचे जो है ये असुर, राक्षस, पिशाच, इनमें क्या होता था, लड़की को भगा ले गए, किसी ने उठा लिया, कहीं कोई नशीली दवाई देकर शादी कर ली। तो इन तीनों को बिल्कुल भी मान्यता प्राप्त नहीं थी समाज में, बिल्कुल खराब विवाह माने जाते थे। और जो गंधर्व विवाह है इसको भी अच्छा नहीं माना जाता था। सबसे अच्छे केवल देव और ब्रह्म विवाह माने जाते थे। ब्रह्म विवाह में और देव विवाह में वही सिस्टम है आज कि पिता अपनी बेटी का कन्यादान करता है और अपनी मर्जी से ही उसके वर को चुनता है। तो इस तरीके से ये थे टोटल विवाह के प्रकार। सबसे मेन है हमारे वो 4 जो हमने शुरू में पढ़े हैं, अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, बहुपत्नी विवाह और बहुपति विवाह। ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं कि विवाह के प्रकार बताएं, तो आप ये सारा उसमें लिख देंगे। अब बात करते हैं पितृवंशिकता क्या है। इस वर्ड को समझे आप। पितृ मतलब पिता, वंश क्या होता है कि मान लो मैं हूं, मेरा जो बच्चा है और उसके बाद उसके जो बच्चे होंगे वो सारे क्या होंगे, एक ही वंश होगा हमारा ये। तो ये क्या हुआ, पितृ मतलब पिता, वंश मतलब जो आगे परिवार चलेगा वो। तो जब पिता के नाम पर परिवार चले तो उसे हम कहते हैं पितृवंशिकता। और आज के समाज में भी और पहले के समाज में भी पितृवंशिकता ही विद्यमान थी। भारत में आज भी हम पितृवंशिकता को ही देखते हैं। आप अपने घर में भी देख सकते हैं कि सबसे बड़े होते हैं दादाजी, उनका ही चलता है सारा रोब, जितना भी है दादाजी की चलती है पूरे घर में। उसके बाद आपके पिताजी, उसके बाद आपके जो बड़े भाई हैं उनकी, अगर आप घर में बड़े हैं तो आपकी चलेगी। और जो संपत्ति है आपका घर पर, जो आपके घर है, जायदाद है, वो सारी कैसे ट्रांसफर होती है, दादा से पापा को मिली, पापा से बेटे को मिली यानी आपको मिली, और आगे किसको मिलेगी, आपके बेटे को मिलेगी। तो ये होती है पितृवंशिकता, परिवार का पिता के नाम पर चलना। तो पितृवंशिकता समझ गए आप। तो महाभारत जो टाइम है उसमें पितृवंशिकता बहुत ही ज़्यादा फेमस थी और आज तक हमारे टाइम पे फेमस है। तो राजगद्दी जो मिलती थी वो कैसे मिलती थी, पितृवंशिकता को लेकर मिलती थी। तो अब एक बात यहाँ पर आती है कि क्या केवल हर जगह पितृवंशिकता थी, क्या केवल पिता को ही महत्व दिया जाता था, माताओं को महत्व नहीं दिया जाता था?
ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस टाइम पर माताओं को भी महत्व दिया जाता था और माताओं की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी, पर जो राजपाट है और संपत्ति है उसमें महिलाओं का बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं था और महिलाएं इन चीज़ों में बिल्कुल भी भाग नहीं ले सकती थी। पर जो रिस्पेक्ट वाली बात है वो महिलाओं की बहुत ज़्यादा की जाती थी। जैसे कि जो कुंती हैं पांडवों की माँ, उनकी कोई भी बात पांडव नहीं टालते थे। जब वो द्रौपदी से शादी कर कर उन्हें लाए थे तो कुंती ने कहा था कि तुम पांचों भाई जो भी लाए हो बांट लो इसको। तो माँ के वचन को उन्होंने खाली नहीं जाने दिया था। उन्होंने माँ ने जो बोल दिया वही किया। उन्होंने पांचों ने उससे शादी कर ली। पर जब द्रौपदी ने देखा कि मैंने किसको बांटने को कह दिया है तो वो बड़ी फिर दुखी भी हुई थी कि मैंने तो बिना देखे ही कुछ भी बोल दिया। पर जो माँ का वचन उन्होंने निभाया, इस बात से हमें पता चलता है कि उस टाइम पे महिलाओं का जो महत्व था वो बड़ा ही ज़्यादा था और महिलाओं की बातों को माना जाता था और समाज में उनकी बड़ी रिस्पेक्ट की जाती थी। पर एक बात और है यहाँ पे साथ साथ कि सत्ता में बिल्कुल भी भागीदारी महिलाओं की नहीं थी, ना ही व्यापार में, ना ही राजपाट को संभालने में, ना ही घर बार को संभालने में महिलाओं का कोई भी रोल नहीं था। तो महाभारत को पढ़ने से हमें अब तक भाईचारे के बारे में पता चल गया, शादियों के बारे में पता चल गया, महिलाओं की स्थिति क्या थी ये सब पता चल गया। यही सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछते हैं कि पितृवंशिकता क्या है उसके बारे में बताओ, विवाह के कितने प्रकार थे उसके बारे में बताओ। तो अब समझ में आया हम महाभारत को क्यों पढ़ रहे हैं, कथा क्यों जरूरी है। क्योंकि हमारे पास उस टाइम के और तो कुछ क्ल्यू है नहीं, महाभारत है, उसको अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमें सब कुछ, सारी सोसाइटी, इतनी चीज भरी हुई है महाभारत के अंदर, हमें सब कुछ पता चल जाता है। तो अब एक और चीज है कि क्या उस टाइम पे जो राजा हुए हैं वो केवल क्षत्रिय हुए हैं या उनके अलावा भी और कोई हुए हैं। क्षत्रिय क्या है कि ब्राह्मणों ने जो समाज को बांट रखा था 4 हिस्सों में, सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र। तो जो क्षत्रिय हैं क्या केवल वही राजा हुए हैं या उनके अलावा भी कोई राजा हुए हैं। आपने रामायण महाभारत में देखा होगा कि श्री राम को क्षत्रिय वंश का दिखाया है, जो ये कौरव और पांडव हैं ये सारे क्षत्रिय राजकुमार हुए हैं। तो क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि क्या केवल क्षत्रिय ही राजा थे या इनके अलावा भी और कोई थे। तो सीधी सी बात है कि ब्राह्मणों के ग्रंथों के अनुसार तो केवल राजपाट क्षत्रिय ही कर सकते थे, केवल क्षत्रिय लोग ही राजपाट को संभाल सकते थे। पर है ना, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि केवल क्षत्रिय ही नहीं थे, उनके अलावा भी बहुत सारे राजा हुए हैं। जैसे कि सबसे पहला एग्जाम्पल है चंद्रगुप्त मौर्य का। अब चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं, हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था पूरा कि उन्हें एक ब्राह्मण चाणक्य जो है वो उठाकर ले गए थे और वो एक निम्न कुल के माने जाते हैं। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनको क्या बताया, निम्न कुल का। अब वो निम्न कुल के हो गए तो इसका मतलब सीधी सी बात है वो क्षत्रिय नहीं है। तो पहला एग्जाम्पल किसका आया, चंद्रगुप्त मौर्य का। उसके बाद जो मौर्यों के बाद राजा हुए हैं वो थे शुंग और कण्व। अब शुंग और कण्व जो हैं ये भी क्षत्रिय नहीं थे, ये जाति से थे ब्राह्मण। तो 2 सबूत तो हमें मिल गए कि नहीं भाई क्षत्रिय राजा नहीं होते थे। पहला क्या है, मौर्य वंश की जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो क्षत्रिय नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, कण्व और शुंग। ये शुंग और कण्व जो है ये जो राजवंश रहा ये ब्राह्मणों का राजवंश था, तो ये भी क्षत्रिय नहीं है। अब इन्हीं के अलावा एक और ब्राह्मण राजा भी हुए हैं, वो हमारे दक्षिण भारत में हुए, वो थे सातवाहन राजा। और सातवाहन जो राजा हैं वो अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लगाते थे हमेशा। जैसे उनके जितने भी राजा हैं, पूरी लिस्ट है जो, उसमें हर एक के नाम के आगे हमें क्या मिलेगा, उनकी माता का नाम मिलेगा। हम सबसे मेन राजा का नाम लेते हैं एक बार। सातवाहनों में जो सबसे फेमस राजा हुए हैं उनका नाम है गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी। अब ये जो आगे गौतमीपुत्र लिखा हुआ है, गौतमी तो एक लेडी का नाम है, पुत्र मतलब बेटा, तो गौतमी का पुत्र श्री सातकर्णी, नाम तो उसका क्या है, श्री सातकर्णी। तो उसने अपने नाम के आगे क्या लगाया, माता का नाम लगाया। तो सातवाहन राजाओं में माता को बहुत महत्व दिया जाता था, वो अपने नाम के आगे भी अपनी माँ का नाम लगाते थे। तो गौतम पुत्र श्री सातकर्णी ने एक बार कहा था कि मैं ऐसा ब्राह्मण हूं जो क्षत्रियों का बिल्कुल नाम और निशान मिटा दूंगा। उसने अपने एक अभिलेख में लिखा हुआ है कि मैं क्षत्रियों का हनन करने वाला ब्राह्मण हूं। तो ये बात साबित करती है कि वो क्षत्रिय नहीं है, क्या है, ब्राह्मण है। तो अब तक हमने 3 राजा पढ़े। पहले थे मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, उनको माना गया है नीची जाति का। दूसरे हमारे कौन हुए, शुंग और कण्व, ये भी क्या माने गए, ब्राह्मण। तीसरे जो हैं सातवाहन, जिसमें कि सातकर्णी ने कहा था कि मैं क्षत्रियों का हनन करने वाला ब्राह्मण हूं, तो ये भी क्या हो गए, ब्राह्मण। तो 3 तो हो गए भारतीय राजा जो क्षत्रिय नहीं थे।
अब ऐसे भी बहुत सारे राजा हुए जो विदेश से भारत में आए, और अब सीधी सी बात है वो बाहर से आए हैं तो वो बाहर के ही हैं, क्षत्रिय तो है नहीं, तो उन सभी के नाम भी हमें पता होने चाहिए कि कौन कौन से राजा बाहर से आए और यहाँ पर अपना राजपाट किया। सबसे पहले बात करते हैं कुषाण राजाओं की। कुषाण राजा जो हैं वो आए चीन से। चीन का एक कबीला था छोटा सा, यूची कबीला, और कुजुल कडफिशिज नाम का एक उनका नेता था, और वहां से उनका राजपाट शुरू हुआ। धीरे धीरे राजपाट को बढ़ाते बढ़ाते जो हमारा कश्मीर वाला एरिया है इस तरफ आ गए, पूरे पाकिस्तान की तरफ, और उन्होंने अपना राजपाट बढ़ाया। और उसके बाद उनमें एक सबसे फेमस राजा हुए कनिष्क। तो कनिष्क जो हैं वो भारत के बड़े फेमस राजा हुए। तो इस तरीके से चौथा एग्जाम्पल हमारे पास आ गया कनिष्क का, जो कि क्षत्रिय नहीं थे, चीन के थे, पर फिर भी भारत में आकर राज किया है। अब फिफ्थ एग्जाम्पल है हमारे पास शक राजाओं का। शक राजा जो है मध्य एशिया से भारत में आए। अब मध्य एशिया से वो भारत में आए हैं तो सीधी सी बात है वो क्षत्रिय नहीं है। ये जो एग्जाम्पल है ये भी हमारा किसका है, अक्षत्रिय राजाओं का। इनके अलावा जब मौर्य वंश खत्म हुआ था उसके बाद बहुत सारे यूनान से भी राजा आए थे। बैक्टीरिया जो वंश था पूरा, बैक्टीरियन वंश, जिसमें कि मिनांडर का नाम आता है और डेमेट्रियस का नाम आता है, सेल्यूकस निकेटर का नाम आता है, ये सारे जो राजा हुए ये भी क्षत्रिय नहीं थे। तो एक बार दोबारा देख लो इन सभी को। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय नहीं हैं। दूसरे हैं उनके बाद आने वाले राजा शुंग और कण्व, वो भी क्षत्रिय नहीं हैं। उसके बाद है हमारे सातवाहन राजा, वो भी क्षत्रिय नहीं हैं। अब कौन आए, विदेशी राजा। उसमें कुषाण, शक, बैक्टीरियन राजा, ये सारे के सारे राजा जो हैं ये क्षत्रिय नहीं हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि जरूरी नहीं है कि उस टाइम पे जो राजा हुए हैं वो सारे क्षत्रिय ही हुए हों। बहुत सारे राजा जिनके पास दम था शासन करने का, जिनके पास संसाधन थे, वो सभी क्या कर पाए हैं, राज को कर पाए हैं, और उन्होंने क्षत्रियों को हराकर अपना राज जमाया है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि क्या केवल क्षत्रिय राजा होते थे या इनके अलावा भी और कोई राजा होता था। तो बिल्कुल केवल क्षत्रिय राजा नहीं होते थे, उनके अलावा भी बहुत सारे राजा हुए हैं, और आप ये सारे एग्जाम्पल उसमें दे दोगे। अगर इंग्लिश आपकी सफलता की रुकावट, एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग राइट पोजीशन रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, सो डोंट वरी, हमारा एक चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट नाम से, जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप यूट्यूब पर फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट FLUENTA INSTITUTE लिख कर भी सर्च कर सकते हो। हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल पर हम आपको स्पोकन इंग्लिश, IELTS, PT, TOEFL, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफ स्किल और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोज़ देते हैं। और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे हमारे काउंसलर्स को कॉल करें और कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। लेकिन ध्यान रखना, जो ऊपर नंबर दिए गए हैं ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही मिलेंगे। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या क्वेरी के लिए आप इन नंबर पे कॉल बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड जो हमारा डिपार्टमेंट है वहीं पर आपकी बातें हो पाएंगी। और अगर आप चाहते हो सब्जेक्ट्स की PDF और कोई और इन्फॉर्मेशन, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जो कि हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च करके भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हम जितने भी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हम सभी पर अवेलेबल हैं, आप उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी सभी की वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में डाली हुई हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उनकी जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस सीक्वेंस में मिल जाएगा। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, सभी सब्जेक्ट्स हमने अलग अलग से दिए हुए हैं। तो जो हमारे चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट, वो है स्पोकन इंग्लिश के लिए। बाकी अगर आप सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस देखना चाहते हो वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, फ्लुएंटा फैमिली पर। और जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं वो सारी प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें। हमने सारी वीडियोस को अरेंज किया हुआ है प्रॉपरली प्लेलिस्ट के अंदर, जिनका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।